A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम लोग बिलियन को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 5 रहेगा। 12th केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम 5 मार्क्स लेक्चर 5 रहेगा। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कमेंट आया और विद्यार्थियों का डिमांड था कि जो सबसे नीचे लाइन यहाँ पर लिखा हुआ था इसको उनको फिर से समझना था। तो उस लाइन में कुछ नहीं था, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यदि ठोस है, ये ठोस है, तो इस पे बाह्य आरोपित दाब, जितना भी आप बाहरी दाब लगाएंगे इसके आयतन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए दाब जो है ठोस की जब विलेयता पड़ रहे थे तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता है, सटीक प्रभाव नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो मुझे आशा है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे गैसों की द्रव में विलेयता 2.3.2 2.3.1 पढ़ लिए थे ठोसों की द्रव में विलेयता। आज हम लोग देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। देखिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे शॉर्टकट पढ़ाई नहीं होने वाला है। इस चैनल पे पूरा डीप में हम पढ़ाएंगे, ताकि इस चैनल पर यदि आप स्टडी करते हैं तो कोई और चैनल का विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी और बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यदि आप सभी लेक्चर को सिमेट्रिक ढंग से आप देखेंगे और लिखेंगे तो आपको केमिस्ट्री में 90+ का स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये जितने भी हम लेक्चर बता रहे हैं आपको डीप में बता रहे हैं और नो स्किप, मतलब कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जा रहा है, टोटल एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है। इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.3.2 गैसों की द्रव में विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो देखा रहा है कि एक निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो गैस की यदि द्रव में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। अगर टेम्परेचर निश्चित है तो गैस का जो सोल्युबिलिटी होगा, मतलब गैस की द्रव में घुलने की जो क्षमता होगा वो निश्चित सीमा तक ही होगा, मतलब उसका भी एक लिमिटेशन होगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक की पॉइंट है, जानना जरूरी है। अगर मैं स्किप करके चलता तो डायरेक्ट हेनरी का नियम पढ़ा देता, लेकिन ये चीज छोटा छोटा बातों को जानना जरूरी है। कह रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता, देखिए टाइटल है गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कि गैस का जो विलेयता होगा द्रव में उसको किससे व्यक्त किया जाएगा, तो अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, देखिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पढ़ना है आपको, क्या है डिफिनेशन कि अवशोषण गुणांक क्या है। तो कह रहा है कि एक निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी, एनटीपी क्या है, तो यह है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सामान्य। तो कहने का मतलब कि नेचुरल टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं। देखिए एनटीपी क्या होता है, अच्छा से समझिए, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर नेचुरल कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। अगर बात करें नेचुरल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना होता है, नेचुरल प्रेशर 1 atm होता है, 1 atm। और अगर इसकी बात करें पास्कल में तो 10, 13, 25 पास्कल होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एनटीपी का मतलब क्या होता है।
नेचुरल मतलब सामान्य, टेम्परेचर प्रेशर। तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर केल्विन में इसको देखिएगा, मतलब एक किसका मान हो गया, टी का हो गया, और एक किसका मान हो गया, पी का हो गया। तो अब देखिए पर आयतन उसका अवशोषण गुणांक पर आयतन, मतलब इतना गैस का एनटीपी पर जितना भी आयतन होगा, ठीक है, मतलब गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वह कहलाएगा अवशोषण गुणांक, जिसे अल्फा से सूचित किया जाता है। और यह अवशोषण गुणांक के माध्यम से ही किसी गैस की द्रव में विलयता को बताया जाता है। तो निकालते कैसे हैं, देखिए कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर वायुमंडलीय दाब पर गैस की मोल प्रति लीटर में, गैस की मोल प्रति लीटर में विलयता ज्ञात करने के लिए अवशोषण गुणांक में जितना भी उसका कोफिशिएंट आएगा उसमें 24.4 से डिवाइड कर देते हैं। तो गैसों के द्रव में विलयता मोल प्रति लीटर में निकल जाता है। ये आपको वैल्यू याद करना है 22.4। तो चलिए अब बात करते हैं कि गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब इसको प्रभावित कौन कौन करते हैं। जैसे ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखा, ताप देखा, दाब तो कोई इफेक्ट छोड़ता नहीं है। देखिए यहाँ पर गैस की प्रकृति, उसमें दाब नहीं छोड़ता है लेकिन यहां पर दाब छोड़ेगा। देखिए गैस की प्रकृति, जो गैस विलायक से रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं अथवा विलयन में आयनित होती हैं, मतलब आयनित हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं, तो वह बहुत अधिक विलयशील होते हैं, मतलब उनकी विलयता बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब देखिए NH3 और HCl, NH3 और HCl का विलयता ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, N2O2 और H2। तो ये NH3 और HCl जो है ये विलायक से जब रिएक्शन करते हैं तो ये विलयन से आयनित हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनकी विलयशीलता या विलयता जो है ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, N2O2 और H2। तो इस स्लाइड में ज्यादा कुछ नहीं था, इस स्लाइड में सिर्फ नॉर्मल था कि गैसों के द्रव में विलयता तो एक सीमा तक होती है और गैसों में द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो एनटीपी पर जो भी आयतन होगा गैस का, एनटीपी पर जो भी गैस का आयतन होगा, मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो भी गैस का आयतन होगा वह कहलाएगा आपका अवशोषण गुणांक। और इसी अवशोषण गुणांक के द्वारा ही गैसों की द्रव में विलयता को बताना है। और यदि उस विलयता को आपको निकालना है किसमें, मोल प्रति लीटर में, तो आपको यहां से 22.4 से उसमें क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तब इस स्लाइड में कर रहा है अगला विलायक की प्रकृति। अब विलायक की प्रकृति किस प्रकार से इस पर प्रभाव डालता है गैसों की विलयता पर, देखिए तो कह रहा है कि अगर ध्रुवीय अणु रहेगा या ध्रुवीय विलय भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ध्रुवीय विलय रहेगा या ध्रुवीय अणु रहेगा तो अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में यदि आप उसको डिजोल्व कराते हैं तो इसकी विलयता कम होगा। देखिए इसकी विलयता कम होगा। और यदि इसी ध्रुवीय विलय को या ध्रुवीय अणु को ध्रुवीय विलायक में यदि आप डिजोल्व करवाते हैं तो इसकी विलयता ज्यादा होगा। ये पहले भी आपको कंसेप्ट में बताया गया था, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक बताया गया था। तो ध्रुवीय विलायक इसमें डिजोल्व होगा, ध्रुवीय विलायक में ही होगा, इसलिए इसकी विलयता ज्यादा होगा। ये रहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इसको अच्छा से पढ़ना है, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जैक के हिसाब से, ये जैक में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसको अच्छा से पढ़ते हैं, पहले ये सब चीज को रफ कर लेते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, इधर डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो गैसों की प्रकृति दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है, इन बातों को समझिए। ये दो ठो यहाँ पर बिकर लिया गया है, अच्छा से समझिएगा। एक गैस है और ये आपका जल है। एक गैस दिखा दे रहे हैं, इसमें भी गैस ऐसे लिया गया है और यहाँ पर आपका जल है और ये भी जल है, ठीक है ध्यान से। और यहाँ पर कुछ यंत्र लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है जिससे दाब आरोपित किया जा रहा है। तो अगर एक दाब आरोपित किया जा रहा है, एक पिस्टन द्वारा दाब आरोपित किया जा रहा है,
तो पता चल रहा है कि ये जो गैस है इसमें कम घुल रहा है, कम घुल रहा है, ठीक है। और इसमें जब ज्यादा दाब आरोपित किया जा रहा है, जब ज्यादा दाब आरोपित किया जा रहा है तो इसमें गैस जो है ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, ज्यादा घुल रहा है। तो आपको याद रखना है कह रहे हैं कि गैसों की प्रकृति दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है। मतलब आप जितना ज्यादा दाब लगाइएगा उतना ज्यादा गैस जो है द्रव में घुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड कर रहा है, जो गैस घुल रहा है द्रव में वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दाब पर डिपेंड कर रहा है। और इसी बात को लेकर एक वैज्ञानिक थे विलियम हेनरी, अब ध्यान से समझेंगे। सर्वप्रथम विलियम हेनरी 1803 ईस्वी में विभिन्न गैसों की विलयता पर दाब का अध्ययन किया। मतलब ऐसा हो रहा था कि दाब जब बढ़ाया जा रहा था तो गैसों की विलयता ज्यादा हो रहा था। देखिए गैस ज्यादा इसमें डिसॉल्व हो रहा है और घुलने की क्षमता को तो विलयता कहते हैं। और देखिए दाब जब कम आरोपित कर रहे हैं तो कम घुल रहा है, जब दाब ज्यादा आरोपित कर रहे हैं तो ज्यादा घुल रहा है। इसका मतलब कि जो गैस की विलयता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक लॉ आया, हेनरी लॉ। तो सर्वप्रथम विलियम हेनरी 1803 में विभिन्न गैसों की विलयन पर दाब का एक अध्ययन किया और उसमें मात्रात्मक संबंध दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसे अनुप्रयोग लिखे तथा इसका अनुप्रयोग को लिखे, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये इसके बावजूद में मैं बता रहा हूं कि सर्वप्रथम विलियम हेनरी 1803 में विभिन्न गैसों की विलयता पर दाब का अध्ययन किया और उसमें मात्रात्मक संबंध दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब उसका अकॉर्डिंग क्या है वो लिखना है एग्जाम में कि इस नियम के अनुसार गैसों की विलयता द्रव अथवा विलयन के सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोल्युबिलिटी होगा, सोल्युबिलिटी होगा, जो विलयता होगा, देखिए ध्यान से, जो विलयता होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, दाब का होगा। तुम ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कि अगर आप दाब कम लगाइएगा तो उसकी कम विलयता होगा, यदि आप दाब ज्यादा लगाइएगा तो उसकी ज्यादा विलयता होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि विलयता किस पर निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करेगा। और जब दाब निर्भरता की जब बात आने लगती है तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि जहां बात निर्भरता की हो वहां एक टर्म का यूज होता है जिसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो यहां विलयता क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, दाब के प्रोपोर्शनल हो गया। फिर देखिए विलयता प्रोपोर्शनल दाब, यहाँ पे ए जो है सोल्युबिलिटी है और पी आपका प्रेशर है। लेकिन यहां फिर आगे चलकर इस विलयता को ये एक अलग कंसेप्ट दिया गया जो डाल्टन दिए। तो कह रहा है कि डाल्टन के अनुसार अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए ना तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। कह रहा है डाल्टन के अनुसार यदि गैस की विलयता को मोल अंश माने, अगर विलयता जो है गैस की विलयता को अगर मोल अंश माने तो आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। तो अगर इसको आप मोल अंश मान ले, X मान ले, अब इसको ये दाब है आंशिक दाब P, ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। X किसका मोल अंश हो गया, विलयता का मोल अंश हो गया, किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। तो अब यहां पर देखिए P बराबर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे KH X, तो अब P बराबर एक नया फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब KH क्या है, KH है आपका हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। इसका एप्लीकेशन मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, लेकिन अभी आप इस स्लाइड से आप यही जानिए कि अगर यहां पर दाब को यदि बढ़ाएंगे तो गैस जो है द्रव में ज्यादा घुलेगा, यदि कम दाब लगाएंगे तो कम घुलेगा। ये कंसेप्ट हुआ। तो हेनरी का जो नियम है वो विलयता, किसी गैस की विलयता उसके दाब पर निर्भर करता है। और यदि विलयता को मोल अंश माना जाए किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, तो P प्रोपोर्शनल होगा X और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे KH जो कहलाएगा हेनरी स्थिरांक। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस
एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, हेनरी का एप्लीकेशन क्या है, मतलब हेनरी का अनुप्रयोग क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसके एक अनुप्रयोग को लिखे। तो इसका अभी एक अनुप्रयोग हम लोग, जितना एनसीईआरटी में अनुप्रयोग है, दोनों अनुप्रयोग को अभी हम लोग इसका स्टडी करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कंप्लीट हो जाए। हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को लिखें। अभी मैं इसको रफ करता हूं। चलिए अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन। हेनरी नियम का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन को आपको जानना है। तो पहला एप्लीकेशन है सोडा जल एवं शीतल पेय। सोडा जल आप मार्केट में देखे होंगे सोडा जल को, और शीतल पेय ठंडा जल में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, देखिए ताकि आप जब बोतल को खोलते हैं तो देखते हैं ना कि उससे गैस निकलता है, और थोड़ी देर अगर आप छोड़ देंगे तो वो जो गैस है वो खत्म, चला जाएगा बाहर, और फिर आपका ठंडा जल केवल रहेगा, केवल जल रहेगा, तो उसमें गैस नहीं रहेगा। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ कि सोडा जल एवं शीतल पे CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसके सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोतल को क्या किया जाता है, अधिक दाब पर सील किया जाता है। फिर इसका एप्लीकेशन है गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में, जो समुद्र में गोताखोर अंदर जाएंगे और पीछे जो है पीछे जो टैंक रहेगा उनका, ठीक है, टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि जब वो समुद्र में जाएंगे तो वहां पर N2 रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन तो उनके काम का आ जाएगा, लेकिन N2 उनके काम का नहीं आएगा, और N2 ऐसे पूरा गला में आ जाएगा। तो उसी के लिए तनु की गई वायु में क्या भरा जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। तो ये दूसरा प्रयोग है, दूसरा इसका एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। उसके बाद जो है गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है, मतलब पतला, तनु मीन्स पतला। अब इसकी सीमाओं को देखते हैं। छोटा सा एप्लीकेशन था, दो एप्लीकेशन आप याद रखेंगे कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। यहाँ पर भी मार्किंग इसके लिए बताता है कि अगर हेनरी का नियम क्या है और इसका अनुप्रयोग, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ आपको उसका अकॉर्डिंग लॉ लिखना है और एक वहां पर एप्लीकेशन देना है। अब इसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, इसका सीमाएं क्या है। करा कि कम दाब, प्रेशर कम होना चाहिए और उच्च ताप पर पूर्ण रूप से लागू होता है यह नियम। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उच्च दाब रहेगा और कम ताप रहेगा तो पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। एक बार और समझिए, कम दाब और उच्च ताप पर यह नियम लागू होता है, और यदि उच्च दाब हो जाएगा और कम ताप होगा तो यह नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। दूसरा कहा कि विलय का संघनन, मतलब विलय जो है, जो भी विलय रहेगा और द्रव में डिजोल्व होगा उसका संघनन नहीं होना चाहिए, वो किसी से मतलब अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, संघनन नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, और ना ही उसका वियोजन होना चाहिए, ना ही उसको टूटना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाता है, संघनन हो जाता है और अगर वियोजन भी हो जाता है तो ये एप्लीकेशन जो है वहां पर इसका ये सीमाएं है, लिमिटेशन है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि गैस की विलायक से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो विलय रहेगा वो विलायक से तो रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। जैसे मानिए कि अगर NH3, अगर आप NH3 अमोनिया गैस ही ले लिए, ठीक है, और यदि आप जल के साथ इसको आप डिजोल्व करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गैस की विलायक से रिएक्शन ना हो, तो यदि गैस अमोनिया है और ये आपका जल है, तो अगर इसको साथ आप रिएक्शन करा देते हैं तो यहां से बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन कर लिया तो यहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और देखिए NH4OH से तो टूट भी जाता है, यहां देखिए टूट जाएगा, NH4 प्लस में टूट जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग टूट जाएगा, तो टूट जा रहा है, मतलब कि इसका वियोजन भी हो जा रहा है। तो ये तीन लिमिटेशन है,
हेनरी लॉ का। पहला था कम दाब और उच्च ताप पर लागू, और विलय का संगुणन या संघनन या वियोजन न हो, और गैस की विलायक से रिएक्शन न हो। तो ये सीमाएं था और ये इसका एप्लीकेशन था। तो हेनरी का जो कंसेप्ट था यही था। तो हेनरी लॉ एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं कि हेनरी लॉ क्या है। तो हेनरी का एप्लीकेशन यही है कि किसी गैस का जो विलयता होगा, जो सोल्युबिलिटी होगा, उसके दाब का क्या होगा, समानुपाती होगा। और यदि इसी विलयता को, ध्यान दीजिएगा, यदि इसी विलयता को मोल अंश माने तो इसका जो विलयन का आंशिक दाब होगा उसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो P बराबर यहाँ पर KH वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट, जहां KH क्या है, एक हेनरी नियतांक है या हेनरी स्थिरांक है। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन है कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 को विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। और इसके बाद इसका लिमिटेशन है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हमने देखा 3.2.2 देखा, ठीक है, 2.3.2 को स्टडी किया, गैसों की द्रव में विलयता। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम। धन्यवाद।